सभ्यता या घोर असभ्यता। आज जाति जनगणना की बात चल रही है। 1931 के जाति जनगणना के आधार पर प्रिमिटिव कम्युनिटीज, आदिम जातियां, क्रिमिनल ट्राइब्स और अस्पृश्यों की स्थिति क्या थी, ये जातियां क्या कर रही थी, उनका जीवन स्तर क्या था, पिंडारी और ठग क्या करते थे। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आप सबका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। चलिए लिए चलता हूं, पूरी दास्तान सुनाता हूं। ठीक आज से 90 साल पहले आपकी स्थिति क्या थी, इसी से अंदाजा आप लगाइएगा। उठाइए वॉल्यूम नंबर 10, पेज नंबर 7 से 13, वहां पे जाइए। और अगर अंग्रेजी में पढ़ना है तो वॉल्यूम 5, 127 नंबर पेज से आगे बढ़िए। एक एपिसोड बना चुका हूं सभ्यता घोर असभ्यता पे, ये दूसरा एपिसोड है। चलिए, जो लिख रहे हैं वो कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि यह खेद की बात है कि मैक्स मूलर कभी भारत नहीं आए। मैक्स मूलर जर्मनी के विद्वान थे। उन्होंने सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट लिखा था सीरीज में, तकरीबन 50 वॉल्यूम के आसपास है वो। तो सिद्धांत और व्यवहार में कितना अंतर होता है, यह देखने के बाद संभवतः अंतर को स्पष्ट कर सकते थे। फिलहाल यह अंतर एक पहेली बना हुआ है। कहते हैं आगे कि यह अंतर उस ब्रह्म सिद्धांत के बावजूद है जिसकी दुहाई देते हुए ब्राह्मण कहते हैं कि ब्रह्म सभी प्राणियों में व्याप्त है और सभी प्राणियों में उसका वास है। यदि ब्राह्मण में ब्रह्म का वास है तो वह आदिवासी, क्रिमिनल ट्राइब्स, अस्पृश्यों में भी तो है। यह सवाल उठाते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर अंबेडकर। आगे लिखते हैं कि इस दलित वर्ग की 3 अलग अलग श्रेणियां हैं, कोटियां हैं। एक कोटि उन लोगों की है जिन्हें आदिम जातियां कहते हैं, प्रिमिटिव कम्युनिटीज। दूसरी कोटि क्रिमिनल ट्राइब्स का है, जिसको क्रिमिनल ट्राइब्स में रखा गया है। और तीसरी श्रेणी उन लोगों की है जिसे अनटचेबल, अस्पृश्य कहते हैं। इन तीनों कोटियों की संख्या कम नहीं है। अगर देखा जाए तो 1931 के जनगणना के अनुसार भारत में आदिम जातियों के लोगों की कुल संख्या 2 करोड़ 50 लाख है। 2 करोड़ 50 लाख है। और क्रिमिनल ट्राइब की कुल संख्या 45 लाख है। अस्पृश्य समुदाय की कुल संख्या 5 करोड़ है। तो कुल मिलाकर इनकी संख्या 7 करोड़ 95 लाख है। अब प्रश्न यह है कि ये 7 करोड़ 95 लाख लोगों की स्थिति क्या है। पहले चलते हैं प्रिमिटिव कम्युनिटीज को, लेते हैं कि आदिम जातियां हैं, उनकी स्थिति क्या है। और कहते हैं कि उन्हें जो यह आदिम जाति नाम दिया गया है उससे ही उनकी वर्तमान दशा का पता चलता है। ये वनों में यत्र तत्र छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं। वे जंगली फल, कंदमूल खाते हैं। भोजन के लिए मछली और अन्य जंतुओं का शिकार करते हैं। मछली और अन्य जंतुओं का शिकार भी करते हैं। उनकी सामाजिक अर्थव्यवस्था में, सोशल इकोनॉमी में खेती का स्थान नगण्य है। खाद्य सामग्री का वहां नितांत अभाव है। अतः उन्हें पेट भर भोजन नसीब नहीं होता। यही उनकी नियति है। वे लगभग पूर्ण नग्न अवस्था में रहते हैं। बोंडा पोराज नाम की एक आदिम जाति है। बोंडा पोराज का अर्थ है नग्न पोराज। इन लोगों के बारे में कहा जाता है कि इनकी महिलाएं एक टुकड़ा लपेटे रहती हैं जो पेटीकोट का काम करता है। वो वैसा ही होता है जैसा कि असम के मोमजाक लोग पहनते हैं। यह पेटीकोट जंगली पेड़ की छाल के रेशे से घर पर ही बुने जाते हैं। लड़कियां अपने बगलों में ताड़ के पंख और मनके लगाकर चोटियां गूंथती हैं।
वे अपने गले में ढेर सारा मनके की मालाएं और अन्य आभूषण ठीक उसी प्रकार धारण करती है जिस प्रकार की अनेक मोमजाक महिलाएं धारण करती हैं। इसके अलावा महिलाएं कुछ भी नहीं पहनती। महिलाएं अपनी सर पूरी तरह मुंडवाती है। ये एक कम्युनिटी के बारे में आगे कह रहे हैं कि निजाम के राज्य में फरहाबाद के पास वाली चेंचू नामक एक जाति के बारे में कहा जाता है कि उनके घर शंकु के आकार के और छोटे छोटे होते हैं। शंकु के शीर्ष से ढाल देकर चारों ओर एक बांस की लंबी पट्टियां लगी होती हैं और इन्हें घास फूस से ढक दिया जाता है, जो छप्पड़ का काम करता है। धन के मामले में उनके पास कुछ नहीं होता। वे नाम मात्र के कपड़े पहनते हैं। पुरुष लंगोटी और कच्छा पहनते हैं और महिलाएं एक छोटी सी अंगिया और पेटीकोट पहनती हैं। यही उनके वस्त्र होते हैं। इसके अलावा खाना पकाने के लिए कुछ बर्तन और एक दो टोकरियां होती हैं। कभी कभी उनमें अनाज रखा जाता है। ये पशु और बकरियां पालते हैं। केवल इसी गांव में थोड़ी बहुत खेती होती है जहां पे पशु पाले जाते हैं। अन्य जगह अपने निर्वाह के लिए शहद और जंगलों में पैदा होने वाले सामग्री पर निर्भर रहते हैं जिन्हें वे बेचा करते हैं। मोरिया नामक एक अन्य आदि जाति के बारे में कहा जाता है कि पुरुष सामान्यतः कमर के नीचे घुटने के ऊपर धोती नुमा अंगोछा बांधते हैं जिसका पल्ला सामने लटका रहता है। वे मलकों की माला भी पहनते हैं और नृत्य करते समय वे अपने साफों में मुर्गे और मोर का पंख खोस लेते हैं, बांध लेते हैं। अनेक लड़कियां अपने शरीर को, विशेषतः अपने चेहरों को गुदवा लेती है, गुदवाना जिसको बोलते हैं, गुदवा लेती है। कुछ तो अपने टांगों पर भी गुदवा लेती है कि ये गुदने निजी रुचि के अनुसार विभिन्न आकृतियों के होते हैं। गर्दन का यह काम, गोदने का यह काम सुई और कांटे से किया जाता है। उनमें से अनेक अपने बालों में जंगली मुर्गों का पंख लगा लेती है। वे अपने सिर लकड़ी के कंघों, टिन और पीतल से भी सजा लेती हैं। इन आदिम जातियों के खाने को लेकर कोई परहेज नहीं होता है। ये कीड़े मकोड़ों तक खाती हैं। वास्तव में किसी तरह का शायद ही कोई मांस हो जो ये नहीं खाते। मरे हुए जानवर के मांस को भी खाते हैं, चाहे वह अपनी मौत से मरा हो, चाहे शिकार किया गया हो। सभी प्रकार के भूत प्रेतों और अपने मरे बाप दादाओं की पूजा करना ही उनका धर्म है। जादू टोना, झाड़ फूंक, पशुओं और मानवों की बलि चढ़ाना इनके धार्मिक विधान है। सिर्फ 90 साल पहले की बात है। ये आदिम जातियों में शिक्षा का पूर्ण अभाव है। विज्ञान की कुछ भी भनक न होने, प्रकृति के कार्यकलाप की कुछ भी जानकारी न होने, अज्ञान और अंधविश्वास से ग्रस्त होने के कारण सभ्यता की सीमा रेखा से बाहर और उसकी स्थापित व्यवस्था के अनुसार सदियों से जंगल में जीवन बिताती जा रही। यह है आदिम जातियां। आगे क्रिमिनल ट्राइब्स के बारे में। पिंडारियों और ठगों को कभी क्रिमिनल ट्राइब्स कहा जाता था, जिनके बड़े बड़े दल होते थे। पिंडारी और क्रिमिनल्स हम लोगों ने सुना है सिर्फ, लेकिन पहली बार पढ़ने को मिल रहा है। पिंडारी लोग हथियार बंद डकैत होते थे। उनका काम लूटपाट करना था। उनका संगठन लुटेरों का खुला सैन्य संगठन था। उनके पास 20,000 या उससे भी अधिक बढ़िया घोड़े होते थे। उसका एक मुखिया होता था। इनमें से चित्तू एक सर्वाधिक शक्तिशाली मुखिया था। अकेले उसी के पास 10,000 घोड़े थे, जिसमें 5,000 बढ़िया घुड़सवार थे।
इसके अलावा उसके पास पैदल सेना और तोपें भी थी। इस विशाल सैन्य दल को काम देने के लिए पिंडारियों के पास कोई फौजी योजना नहीं थी। अतः इनका विकास पेशेवर लुटेरों के गिरोहों में होता गया। उनका ध्येय किसी को जीतना नहीं था, इनका ध्येय था लूटपाट कर अपने लिए माल और नगदी प्राप्त करना। लूट मार और लूटपाट ही उनका धंधा था। वे किसी को अपना शासक नहीं मानते थे, वे किसी का आदर नहीं करते थे, किसी भी के प्रति वफादार नहीं थे। वे किसी का आदर भी नहीं करते थे। उच्च हो या नीच, गरीब हो या अमीर, वे सभी को बिना डर के और बिना दया के लूटते थे। ये है पिंडारी के बारे में कह रहे हैं। आगे ठग के बारे में कहते हैं कि ठग पेशेवर हत्यारों की सुसंगठित जाति थी। वो भारत में अलग अलग वेश में 10 से लेकर 200 तक की टोलियों में घूमते थे। वे धनी वर्ग के राहगीरों का विश्वास प्राप्त कर लेते थे। जैसे ही उन्हें कोई अनुकूल अवसर मिलता था, वैसे ही वे इन राहगीरों के गले में कपड़े या रस्सी का फंदा बांधकर उनका गला घोटकर उन्हें मार डालते थे और उनका सारा माल छीनकर उनके शव को जमीन में गाड़ देते थे। वे यह सब काम कतिपय प्राचीन और कड़ाई के साथ निश्चित रीति के अनुसार और विशेष धार्मिक अनुष्ठान के बाद करते थे, जिसमें कुल्हाड़ी की पूजा और गुड़ के द्वारा हवन किया जाता था। वे काली के कट्टर भक्त होते थे, जो हिंदुओं में बलि की देवी माना जाता है। किसी भी लाभ के लिए हत्या करना उनकी दृष्टि में पुण्य कार्य था। किसी भी लाभ के लिए हत्या करना उनकी दृष्टि में पुण्य कार्य था। उसे वे पवित्र और सम्मानजनक पेशा समझते थे। वास्तव में उन्हें बुरे भले का ज्ञान ही नहीं था और उनके मन में नैतिकता जागृत नहीं होती थी। वे इसी देवी के आदेश से और इसी देवी के निमित्त अपना सारा कारोबार, लूटपाट का सारा कारोबार करते थे। इस देवी की इच्छा उन्हें अधिक गूढ़ संकेतों से ज्ञात होती कि देवी क्या चाहती है। उन्हें कुछ संकेत मिलते थे, सिम्टम मिलते थे। इन संकेतों के अनुपालन के लिए वे अपने शिकार के साथ साथ या उनके पीछे पीछे सैकड़ों मील की यात्रा करते थे और जब भी मौका मिलता था तब वे अपना काम पूरा करते थे। काम हो जाने पर वे अपने देवी के सम्मान में अनुष्ठान करते थे और लूट का अधिकांश भाग उसके लिए अलग रख देते थे। ठगों की एक गुप्त भाषा होती थी और कुछ चिन्ह होते थे। इन्हीं के द्वारा वे भारत के दूर दराज क्षेत्रों में भी एक दूसरे को पहचान लेते थे। जो ठग बुढ़ापे के कारण ठगी कार्यों में सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं लेते थे, वे भी इस धंधे में मदद करते थे। वे पहरेदारी या जासूसी करते थे या रसोइये का काम करते थे। उनका एक भरा पूरा संगठन होता था। वे इसी कारण गुप्त रूप से सुरक्षा पूर्वक काम करते थे। वे मुख्यतः धार्मिक वेश में रहते थे, जिसके कारण यह हत्याएं करने पर भी अपने आप को बचा लेते थे। इसी कारण वे सदियों लूटपाट का अपना यह धंधा चलाते रहे। विशेष बात यह थी कि भारत के शासक, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, ठगी को नियमित धंधा, एक प्रोफेशन मानते थे और ठग राज्य को हमेशा टैक्स देते थे, कर देते थे और राज्य की ओर से उनके क्रियाकलाप में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती थी। चलिए आगे लिखते हैं कि जब अंग्रेज आए तो क्या हुआ। जब अंग्रेज देश के शासक बने तभी ठगों के दमन का प्रयास किया गया। 1835 तक 382 ठगों को फांसी दी गई और 986 को काला पानी या आजीवन उम्र कैद की सजा दी गई। तो भी
1879 तक 344 ठग पंजीकृत थे और 1904 तक भारत सरकार का ठगी तथा डकैती डिपार्टमेंट से संगठित विभाग काम करता था। इसी विभाग का नाम आगे चलकर केंद्रीय खुफिया विभाग बना। खुफिया विभाग। चलिए आगे आगे सुनाता हूं कहानी, बहुत दिलचस्प है और मैं भी इसको बहुत ही दिलचस्पी के साथ मैंने पढ़ा है। आगे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि हालांकि इन पेशेवर अपराधियों को जो बेरोक टोक अपना अपराध पेशा चलाते थे अब कुचल दिया गया है और वे अब लूट मार और शांति व्यवस्था को भंग नहीं कर सकते, तो भी भारत में अब भी ऐसी जातियां हैं जो क्रिमिनल ट्राइब्स कहलाती हैं, उस पेशे में हैं। इनकी सूची सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स के रूप में बनाई है और एक प्रतिबंधित जातियां थी कि क्रिमिनल ट्राइब जातियों के लोग मैदानी इलाकों में सभ्य जातियों के लोगों के बीच में भले ही नहीं रहते हों लेकिन उसके आसपास ही रहते हैं। वे संगठित रूप से डकैती और लूटपाट कर अपना रोजी रोटी चलाते हैं। इस कारण उन्हें भारत सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब जातियों के रूप में बैन कर रखा है, निषिद्ध घोषित कर रखा है। होलियस ने अपनी पुस्तक क्रिमिनल ट्राइब्स ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस में उनके कार्यकलापों का ब्यौरा दिया है कि क्या क्या काम करते हैं। जुर्म करना ही इनको रोजी है। उनमें कुछ दिखावे के लिए भले ही खेती करते हो पर वह असलियत को ढकने का सिर्फ एक बहाना है। उनका धंधा मुख्यतः डकैती और लूटपाट करना है। चूंकि उनकी जाति का पेशा ही क्राइम है इसलिए इसे वे बुरा नहीं मानते। जब वे किसी खास इलाके में डाका डालने की योजना बनाते हैं तो वह सही शिकार की खोज करने, गांव वालों के व्यवहार को देखने समझने, गांव वालों को मिलने वाली मदद का स्रोत और उसके परिणाम, बंदूकों आदि की संख्या का अनुमान, तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए जासूस भेजते हैं। ये डाके प्रायः मध्य रात्रि में मिडनाइट में डालते हैं। जासूसों की सूचना के आधार पर गांव के विभिन्न स्थलों पर वे अपने आदमी तैयार कर देते हैं। ये लोग ध्यान बटाने के लिए गोली चलाते हैं और तब मुख्य टोली से नियत घर अथवा घरों पर वे हमला कर देते हैं। टोली में प्रायः 30 से 40 लोग रहते हैं। आगे बहुत दिलचस्प है, ये पहली बार मुझे इतना विस्तार से जानने को मिला है। आगे डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि इन जातियों के आम जीवन में जुर्म जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है यहां उस पर बल देना जरूरी है। बच्चा जैसे ही चलने लगता है और बोलने लायक हो जाता है उसे जुर्म करने की शिक्षा देनी शुरू हो जाती है। निसंदेह यह उद्देश्य बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है क्योंकि छोटी मोटी चोरी के लिए बच्चों को इस्तेमाल करने में कोई बड़ा जोखिम नहीं होता। यदि कोई बच्चा पकड़ा जाता है तो 2-4 तमाचे खाकर छूट जाता है। औरतें भी काफी अहम भूमिका अदा करती हैं। भले ही वे इन कामों में हिस्सा न लें पर उन पर अनेक भारी जिम्मेदारियां होती हैं। वे चुराए गए अधिकांश माल को ठिकाने लगाती हैं। साथ ही वे दुकानदारों की चीजें उड़ाने में भी माहिर होती हैं। तो ये ठग के बारे में बता रहे हैं। अब आते हैं अनटचेबल्स के बारे में कि अस्पृश्य की क्या स्थिति है, ये भी सुनिए। क्रिमिनल ट्राइब्स जातियों की तरह ही अस्पृश्य वर्ग भी सभ्य हिंदू समाज के आसपास बीच ही रहते हैं, पर अस्पृश्यों की संस्कृति और उनके आचार विचार उन्हें आदिम जातियों तथा क्रिमिनल ट्राइब्स से एकदम अलग करते हैं। अस्पृश्यों ने हिंदू जाति की संस्कृति को अपनाया है। वे हिंदू जाति और उनके धार्मिक रीति रिवाजों को मानते हैं, उसका पालन करते हैं। वे हिंदुओं के धार्मिक और सामाजिक परंपराओं का आदर करते हैं। वे हिंदुओं के तीज और त्योहार मनाते हैं, लेकिन उन्हें इसका कोई लाभ नहीं मिलता। उल्टे उनसे दुराव और अलगाव किया जाता है क्योंकि
हिंदू मानते हैं कि अस्पृश्यों के स्पर्श से वो भ्रष्ट हो जाते हैं। अतः उन प्रायोजनों को छोड़कर जहां की अस्पृश्यों को होना नितांत आवश्यक है, हर जगह उनका सामाजिक व्यवहार निषिद्ध होता है, बैंड होता है। वे गांव के बीच में नहीं रहते, वे गांव के बाहर रहते हैं। हर गांव का अपना एक इलाका होता है जो अस्पृश्य होता है, वो उस गांव से जुड़ा होता है। एक अलग इलाका है जो अस्पृश्य के लिए बना हुआ है, पर वो इलाका गांव का हिस्सा नहीं होता। शेष हिंदुओं से अलग थलग उन्हें एक ऐसी आचार संहिता से जकड़ दिया जाता है जो दासों के लिए उपयुक्त होती है। इस संहिता के अनुसार अस्पृश्य ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो उसे जीवन के नियत को ऊपर के स्तर पर उठा सके। उसे अपने दर्जे से ऊंचे दर्जे के कपड़े नहीं पहनने चाहिए और न ही किसी अस्पृश्य महिला को ऊंचे वर्ग की महिलाओं की तरह आभूषण जेवर पहनने चाहिए। गांव के शेष हिंदुओं के घरों के मुकाबले उसका घर बेहतर या बड़ा नहीं होना चाहिए और उसके घर पे खपरेल छत तो होना ही नहीं चाहिए। निश्चय ही अस्पृश्य को हिंदू के सामने बैठना नहीं चाहिए और उनका हर समय अभिवादन करना चाहिए। अस्पृश्य को न तो साफ कपड़ा पहनने चाहिए और न ही पीतल या तांबे के बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए। उसे चांदी या सोने के जेवर तो पहनने ही नहीं चाहिए। जब हिंदू के परिवार में कोई मौत हो जाए तो अस्पृश्यों को उस परिवार के रिश्तेदारों को मौत की खबर देने के लिए जाना चाहिए, भले ही वे कितनी ही दूर क्यों न रहते हो, क्योंकि यह खबर डाक से भेजने पर गांव में हिंदू अपने रिश्तेदारों में अपने आप को गिरा हुआ महसूस करते हैं। ये कैसा आदमी है, एक आदमी नहीं भेज सकता, डाक से टिकट भेजता है। यदि हिंदू घरों की स्त्रियां अपने मायके जाए या वहां से वापस आए तो अस्पृश्य को उनके साथ ही जाना पड़ेगा। चौकीदारी, सिक्योरिटी, उनकी प्रतिष्ठा का तकाजा है कि उनके नौकर चाकर होने चाहिए बड़े साहब को लिए जाने के लिए, आने जाने के लिए। और केवल अस्पृश्य ही एकमात्र उपलब्ध वर्ग है जिससे यह काम बगैर कुछ खर्च के किया जा सकता है। हिंदू के घर के हर समारोह में अस्पृश्यों को आकर दास की तरह काम करना चाहिए। अस्पृश्य न तो जमीन खरीद सकता है, न उसे जमीन खरीदकर उसको जोतना चाहिए और न स्वतंत्र जीवन बिताना चाहिए। अपना पेट भरने के लिए उसे हिंदू घरों की जूठन पर निर्वाह करना चाहिए और गांव में मरे हुए पशुओं का मांस खाना चाहिए। इस जूठन को इकट्ठा करने के लिए उसे घर घर जाना चाहिए। भीख मांगने के लिए उसे शाम के वक्त निकलना चाहिए। इसी तरह अस्पृश्य को मरे हुए जानवर को गांव से बाहर ले जाना चाहिए और यह काम उसे अकेले करना चाहिए कि कोई भी सवर्ण उसका साथ नहीं देगा। अस्पृश्य को ऐसे धंधे नहीं करने चाहिए जो उसे सवर्ण हिंदुओं के ऊपर सत्ता और अधिकार दे। उसे विनम्र होना चाहिए और उसे अधिक मांग नहीं करनी चाहिए जो उसे नियत दिया जाता है। यह सच है कि कुछ अस्पृश्य का जीवन स्तर थोड़ा उठ गया है, तो भी इसमें अधिकांश सामाजिकता की दृष्टि से अत्यंत निम्न स्थिति में है और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत निर्धन है। ये बात कहते हैं और उसके बाद आते हैं संख्या का विश्लेषण करते हैं। यह 7,95,00,000 लोगों की दशा है। इन तीनों वर्गों की कुल आबादी अमेरिका की आबादी से 60% अधिक है और ब्रिटिश साम्राज्य में श्वेतों की आबादी से 95 लाख अधिक है। ब्रिटिश पूरी साम्राज्य, इटली की आबादी से वह 3,10,00,000 अधिक है। जर्मनी की आबादी से वह 1,35,00,000 अधिक है और फ्रांस की आबादी से 3,75,00,000 अधिक है। बेल्जियम की आबादी का वो 10 गुना और डेनमार्क की आबादी को वो 20 गुना है। आभागे दलित मानवों की यह संख्या कितनी अधिक है। ये था दोस्तों सभ्यता या घोर असभ्यता का दूसरा पार्ट। 1931 के जनसंख्या के आधार पर
डॉक्टर अंबेडकर का यह लेखन। सुनिए, सुनाइए, शेयर कीजिए। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है। शुक्रिया। जय भीम।